दोस्तों, जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर आपका स्वागत है। भारतीय संविधान की श्रृंखला भाग 4 में आपका स्वागत है और आज हम संविधान की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो वन लाइनर फॉर्मेट रहेगा, सुपर फास्ट डिवीजन रहेगा और हमारे भारतीय राजनीति से जो भी वीडियो रहेंगे उन सारे वीडियो का पीडीएफ जो है ई बुक के रूप में आपको अप्रैल लास्ट तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। और आपको बताते चले जो भी नए व्यूवर हैं उनके लिए कि हमारे भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल की ई बुक लॉन्च हो चुकी है। आप प्ले स्टोर में हमारे जो स्टोर है, बुक स्टोर, वहां जाकर आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान की विशेषता, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। पहला प्रश्न लेते हैं आज का हमारा, भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा प्रभाव है भारतीय संविधान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के कितने अनुच्छेदों को शब्दशः अथवा आंशिक परिवर्तन के साथ भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो लगभग 250 अनुच्छेद हैं जिनको हूबहू या थोड़ा परिवर्तन के साथ शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त है? तो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था में है उसमें भारत का संविधान सर्वोच्च स्थान पर है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है? तो सबसे बड़ा और लिखित संविधान भारत का है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो प्रस्तावना है हमारी उद्देशिका संविधान में, वह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। तो यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान निर्माता हैं, उन्होंने ही कहा था कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का दार्शनिक भाग किस भाग को माना जाता है? तो पहला है मौलिक अधिकार और दूसरा नीति निर्देशक तत्व। तो इन दोनों को भारत के संविधान का दार्शनिक भाग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसा संविधान जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे किसी आम कानून के निर्माण की होती है, तो वैसे संविधान को क्या कहते हैं? तो लचीला संविधान। तो भारत के संविधान में देखा जाए तो बहुत सारे संशोधन ऐसे हैं जिनको आम कानून जिस प्रकार से निर्माण होते हैं उसी प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। तो भारत के संविधान में लचीलेपन का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वैसे संविधान जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है क्या कहलाता है? तो इस संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। तो भारत के संविधान में यह गुण भी पाया जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे संविधान में प्रावधान है जिनमें संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। तो भारतीय संविधान किस श्रेणी का संविधान है? तो भारत का संविधान लचीला और कठोर का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में कितने प्रकार के संशोधन का प्रावधान किया गया है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है और यहां पर 2 प्रकार के संशोधन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान, ये सभी लक्षण भारतीय संविधान को किस श्रेणी में रखता है? तो ये सभी लक्षण जो है भारत के संविधान को गैर संघीय श्रेणी यानी कि एकात्मक संविधान की श्रेणी में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका जैसे प्रावधान भारतीय संविधान को किस श्रेणी में रखता है? तो यह संघीय संविधान की श्रेणी में इसको डालता है। तो इस प्रकार यहां भी हम देखते हैं कि भारत का संविधान जो है वह संघीय और गैर संघीय दोनों का मिश्रण यहां पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संघीय शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो देखा जाए तो संविधान में कोई भी ऐसा अनुच्छेद नहीं है जिसमें संघ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका सही उत्तर है किसी भी अनुच्छेद में नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित राज्यों का संघ का क्या अभिप्राय है? तो राज्य का संघ जो भारत को कहा गया है उसका मतलब यह है कि भारतीय संघ किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, पहला, और दूसरा, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो राज्यों के संघ से ये 2 अर्थ निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासन की वह व्यवस्था जो विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य समन्वय या सहयोग के सिद्धांत पर आधारित होती है क्या कहलाती है? तो
इस व्यवस्था को संसदीय व्यवस्था कहा जाता है और यही व्यवस्था भारत में लागू है। तो भारत में जो विधायिका है और कार्यपालिका है उनके बीच समन्वय होता है और सहयोग होता है और यही सिद्धांत पर हमारी संसदीय व्यवस्था, हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह आधारित है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जस्ट उल्टा, शासन की वह व्यवस्था जिसमें विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन पर आधारित होती है तो वह कौन सी प्रणाली कहलाती है? अध्यक्षीय प्रणाली। तो यह जो प्रणाली है यह अमेरिका में प्रचलित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, संसदीय प्रणाली को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद रखें, उत्तरदायी सरकार या मंत्रिमंडलीय सरकार संसदीय प्रणाली को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर किस देश की संसदीय प्रणाली पर आधारित है? तो हमारी जो संसदीय प्रणाली है देखा जाए तो वह ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली है उसी पर आधारित है, लेकिन ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को हूबहू भारत में कॉपी नहीं किया गया है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे अंतर भी है भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में। तो इसलिए कह सकते हैं एक बहुत सीमा तक बड़े पैमाने पर जो हमारी संसदीय व्यवस्था है वह ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली जैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर किस देश की संसदीय प्रणाली पर आधारित है? रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती? तो देखा जाए तो भारत के संवैधानिक इतिहास में यह जो मामला था बहुत ही महत्वपूर्ण मामला रहा है। तो यह है केशवानंद भारती मामला 1976 में जो हुआ था और इसी में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें संसद को शक्ति नहीं है कि वह मूल ढांचे में परिवर्तन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित होने के बावजूद किन बातों में भिन्न है? तो हमने देखा कि हमारी संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर ही आधारित है, लेकिन कुछ भिन्नता है कुछ बातों में। तो सबसे पहले देखा जाए तो भारतीय संसद संप्रभु नहीं है जबकि ब्रिटिश संसद संप्रभु है। नेक्स्ट है, भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है। तो आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको उत्तर बताना है कि भारतीय संसद की संप्रभुता किस में निहित है। आगे चलते हैं, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो यह ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से कौन सा लक्षण पाया जाता है? तो दोनों जो परिसंघ है उसमें देखा जाए तो समान लक्षण यह है कि संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय यानी कि संविधान की किसी भी प्रकार की व्याख्या की जाती है तो वह व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा होगी और यह व्यवस्था भारत में भी है और अमेरिका में भी है। तो इस मामले में दोनों में समान लक्षण पाए जाते हैं, समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से यह नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना ली गई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो यह है अमेरिका से। बहुत इंपॉर्टेंट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेवारी किसे सौंपी गई है? तो न्यायालय का काम है। यह जो भारत के नागरिक हैं उनके जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा का दायित्व न्यायालयों पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग का प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है? तो राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देने का मुख्य काम करता है हमारा संविधान का भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता? यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो हमें अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। आगे चलते हैं, संविधान के किस भाग का प्रमुख कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है? तो बहुत महत्वपूर्ण है और यह भाग है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका प्रमुख उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि भारतीय संविधान के नियम मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था मिनर्वा मिल्स मामला 1980।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिश पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? तो सरदार स्वर्ण समिति थी, इन्होंने सिफारिश दी थी कि हमारे जो संविधान है उसमें मूल कर्तव्य को भी शामिल किया जाए, क्योंकि जो मूल रूप से संविधान था उसमें मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4A और अनुच्छेद 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के द्वारा सार्वजनिक सेवाओं में भी सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाने का प्रावधान किया गया है? तो समानता का अधिकार जो हमारा है, और उसमें अनुच्छेद जो 16 है यह हमें अवसर उपलब्ध कराता है, यह हमें अधिकार देता है कि जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उसमें सभी नागरिकों को समान अवसर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद द्वारा व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित यह अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है? तो यह अनुच्छेद है 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा कहा गया है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 44 के तहत यह कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा धर्मनिरपेक्षता के किस पहलू को शामिल किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है वह देखा जाए तो सकारात्मक पहलू को यहाँ शामिल किया गया है। और सकारात्मक पहलू का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि धर्म एवं राज्य के बीच पूर्ण अलगाव नहीं है, यानी कि आवश्यकता पड़ती है तो राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमारे यहाँ है, और यही सकारात्मक पहलू कहलाता है। जबकि पश्चिम के देशों में देखा जाए तो धर्म का नकारात्मक जो पहलू होता है उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। नकारात्मक पहलू क्या? इसके जस्ट उल्टा होता है। उल्टा मतलब धर्म एवं राज्य दोनों अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार के मताधिकार को अपनाया गया है? तो सार्वभौमिक मताधिकार, वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1989 में किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1988 में, इसी के माध्यम से जस्ट एक साल बाद 1989 में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है? तो 3 प्रकार के आपातकाल हैं। युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से पैदा हुए राष्ट्रीय शांति की अवस्था में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है? तो यह जो स्थिति होती है, इस स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता के फलस्वरूप किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356। और अनुच्छेद 356 के साथ साथ आपको इस लाइन को भी याद रखना है, राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफल होने के फलस्वरूप किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों प्रश्न, और दोनों प्रश्न को आपको ध्यान रखना है, दोनों अनुच्छेद को भी ध्यान रखना है, और दोनों स्थितियों को ध्यान रखना है। तो केंद्र के निर्देश का पालन यदि राज्य सरकार नहीं करती है और उसमें असफल हो जाती है, तो उस राज्य में जो केंद्र सरकार है राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, और यह लगा सकती है अनुच्छेद 365 के माध्यम से। जस्ट इसका उल्टा मतलब यहाँ 356 है तो यहाँ 365 है, यानी कि 65 और 56 का यहाँ फेरबदल किया गया। तो इन दोनों प्रश्नों को आप विशेष रूप से देखें और इसको याद रखें। आगे चलते हैं, वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 360 के तहत की गई है। आपातकाल के दौरान भारत का राजनीतिक तंत्र कैसा हो जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझने वाली बात है कि आपातकाल जब भारत में लगती है तो देखा जाए तो हमारे यहाँ जो संघीय व्यवस्था है वह एकात्मक में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि यह गैर संघीय हो जाता है। और यही कारण से कहा जाता है कि परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो राजनीतिक तंत्र है, वह संघीय भी बन जाता है और गैर संघीय भी बन जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 1992 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों को संविधान के किस भाग एवं किस अनुसूची में स्थान दिया गया है? तो दोनों आपको याद रखना है, भाग 9 और अनुसूची 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका यानी कि जो शहरी स्थानीय सरकार है उसको संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता 74वें संविधान संशोधन द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका को संविधान के किस भाग एवं किस अनुसूची में स्थान दिया गया है? तो यहाँ पर नगर पालिका को भाग 9A में स्थान दिया गया है, जबकि अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 12 में नगर पालिका को स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था? अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था, मूल अधिकार, उसको मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन इसके लिए लाया गया था? 44वां संविधान संशोधन लाया गया था, जिसके तहत मूल अधिकार से की श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया और इसे केवल कानूनी अधिकार बनाया गया। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार सिर्फ कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। पहला भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरा भारतीय पुलिस सेवा और तीसरा भारतीय वन सेवा। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भाग 4, और यहाँ जो सभी प्रश्न हैं वह हमारे जो भारतीय संविधान की पुस्तक है एम लक्ष्मीकांत की, उनके पुस्तक से ली गई है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आएंगे। थैंक यू वेरी मच।